हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। और इसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट हो सके। और कुछ लोग पूछते हैं कि ये सीबीएसई के लिए या राज्यों के लिए है। तो सीबीएसई में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th में हो गई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो सीबीएसई के काम के अब नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि और समष्टि को साथ में कर रहे हैं। तो राज्यों के सारे बोर्ड्स के लिए काफी रेलेवेंट है, सीबीएसई के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में समष्टि के आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई के लिए भी रेलेवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है पहला, ये 10 इसलिए लिखा हुआ है, सॉरी क्यों लिखा हुआ है 10, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में ये सीरीज जब स्टार्ट की है तो 2 वीडियोस हो चुके हैं, ये अगला वीडियो है। और जरूरी नहीं हम लोग सारे क्वेश्चंस को नंबरिंग देकर के चलें, बट हाँ पूरी सीरीज देखोगे तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा। खैर स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक 2 क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में, कैसी 2 क्षेत्रक, 2 कौन कौन से क्षेत्रक हम लोग मान करके चलते हैं अर्थव्यवस्था में, अभी बताऊंगा आपको। आय का वर्तुल प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इसको। इस स्वयं सिद्ध वाक्य पर आधारित है कि किसी का व्यय किसी अन्य की आय होती है। किसी ने खर्च किया तो किसी और को पैसे मिलना है। मैंने पेन खरीदा तो दुकानदार को पैसे मिल गया, तो मेरा खर्चा उसकी आय हुई कि नहीं हुई। इस स्वयं सिद्ध वाक्य पर ही जो आय का वर्तुल प्रवाह है वो डिपेंड करता है। आय का वर्तुल प्रवाह का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा तर्कों सहित अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। ऐसा है या नहीं है, तो पहली बात तो सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सेम चीज है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियम। एक्सियम मतलब जिसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सिद्ध, तो स्वयं सिद्ध बोलते हैं उसमें हिंदी में, स्वयं सिद्ध। ठीक, दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजंस। एक्सियम नाम की कोचिंग थी इकोनॉमिक्स में, यूपीएससी के टाइम पर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही कोचिंग किया था, बाकी नहीं की थी। तो सर पढ़ाई करते थे, काफी ठीक पढ़ाते थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये हमारा सर्कुलर फ्लो जाता है। इसमें होता क्या है, 2 सेक्टर से, एक तो आपके परिवार हो जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ फर्म्स हो जाती हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे फर्म्स, हिंदी में फर्में लिख सकते हो आप। और परिवारों को हम यहाँ पर बोल देते हैं हाउस होल्ड्स, HHS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हाउस होल्ड्स ने जो खर्च किया, एक्सपेंडिचर है जो इनका, वो किसको मिला, फर्म्स को। क्यों खर्च किया, क्योंकि फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस किया था हाउस होल्ड्स ने। तो इन्होंने जो वस्तुएं और सेवाएं बेची थी उनको खरीद लिया था परिवारों ने। अच्छा, और क्या हुआ, जब इनको पैसा मिला फर्म को, लेकिन फर्म ने वस्तुएं और सेवाएं बनाई कैसे, क्योंकि उन्होंने हाउस होल्ड से ही फैक्टर्स लिए। फैक्टर्स कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, श्रम, पूंजी और जमीन, है ना। तो क्या क्या हो गया, आपको जो परिवार थे उन लोगों ने कारक सेवाएं प्रदान की थी, किसको, फर्मों को। और इसीलिए जो फर्म थी उन्होंने वापस पैसा किसको दे दिया था, परिवारों को। यही हमारा सर्कुलर फ्लो बन रहा था। देखो यहां से पैसा आया और यहां से फिर से पैसा वापस चला गया, तो मनी का बन गया। यहां पर वस्तुएं और सेवाएं मिली, यहां पर इनको फैक्टर सर्विसेज मिल गई। तो यहां पर हो क्या रहा है कि एक समाज में कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल क्यों है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सेक्टर मतलब किसी दूसरे देश से भी तो लेन देन होता है भाई, जो दुनिया है। नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, नॉर्थ कोरिया का भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि आप एक्सटर्नल इकोनॉमी को भी कंसीडर करते हो, लेकिन हम लोगों ने यहां पर नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारा 2 सेक्टर मॉडल है। तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या बोला गया, जो सर्कुलर फ्लो है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि जब परिवार खर्च कर रहे हैं तो वास्तव में वो फर्म की इनकम है, और जब फर्म खर्च कर रही है तो परिवारों की इनकम है। तो इसी बात पर तो निर्भर कर रहा है। हो गया आपका आंसर। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझा दिया। इंग्लिश में डिटेल आंसर भी है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। हिंदी वाले भी जितना मैंने समझाया उसी को समझ करके आप आराम से लिख सकते हो कि हाँ ये बात सही है, क्यों सही है देख सकते हैं। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न क्या है, उत्पादन के मूल्य और मूल्य वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। वैल्यू जिसको आप ऐड कर रहे हो और वैल्यू ऑफ आउटपुट में। बहुत बार एक ही उदाहरण दिया है, बार बार वही उदाहरण देता हूं पढ़ाने के टाइम पर, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या था आपके पास, देखो कपास है, कपास से आपने क्या बनाया, कपास मतलब रुई, रॉ कॉटन। किसान ने कपास को उगाया, ठीक। अच्छा 20 रुपए की उसने कॉटन बेच दी, जो भी कपास था उसके पास, उसको खरीद लिया किसी ने
चरखा चलाने वाले व्यक्ति ने, उसने क्या बनाया, धागा, ठीक है, और उसने जो धागा बना करके तैयार किया वो 100 रुपए का बेच दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, धागे से कपड़ा बन गया, टेक्सटाइल मिल में चला गया, तो कपड़ा जो था, कपड़ा बनाने वाले ने जो कपड़ा बना दिया उसी रुई से जो धागा बना था और उसी धागे से जो कपड़ा बना वो 200 रुपए का बेच दिया। अब ये कपड़ा टेलर के पास चला गया, उसने शर्ट बना दी और शर्ट आपको 500 रुपए में उसने बेच दी। ठीक, तो ये जितना रुपए में बेच दिया ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है ये, आउटपुट की वैल्यू है, यानी कि जो उत्पादन है उसका मूल्य है। क्या हुआ, देखो उत्पादन का मूल्य, तो ये उत्पादन के मूल्य में आपका 20, 100, 200 और 500 ये उत्पादन का मूल्य है। लेकिन आपसे बोला जाए मूल्य वृद्धि क्या हुई, तो आप देख लो आराम से भाई, 20 रुपए का जब इसने बनाया तो ऐसा मान लेते हैं कि किसान ने कोई भी इनपुट नहीं डाला, ना फर्टिलाइजर डाले, ना उसने बीज, जो भी था सब उसके पास उसके घर का था, तो कुछ भी उसको अलग से पैसा देना नहीं पड़ा, तो उसने 0 रुपए से 20 रुपए की वैल्यू बना दी। तो अगर आप वैल्यू एडेड की बात करोगे, मूल्य वृद्धि की बात करोगे, मूल्य वर्धित कितना हुआ, मूल्य वृद्धि भी बोलते हैं, वर्धित भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं वैल्यू एडेड। तो 20 आउटपुट है, 0 लगाया था उसने इनपुट, तो आपका 20 हो गया मूल्य वृद्धि। अच्छा, दूसरे केस में कहानी बदल जाएगी, क्यों, 100 रुपए का तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उत्पादन का मूल्य है, लेकिन उसमें 20 रुपए का तो इनपुट था ना, तो वो मध्यवर्ती वस्तु बन गई थी एक तरह से। जो 20 रुपए का था, 100 में से आप 20 को जब घटा दोगे तो ये जो आपको 80 मिला, ये आपका वैल्यू एडेड हुआ। तो आपको वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो गया। देखो यहां पे 80 है, यहां पर 100 है, यहां पर पहले स्टेज में आपको सेम दिख रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में कोई भी इंपुट नहीं है, किसान ने कोई भी इंपुट नहीं लिया। रियल लाइफ में वहां पर भी आप फर्टिलाइजर, कुछ तो खाद डालोगे, कुछ तो सिंचाई में खर्चा होगा, तो वो खर्चा भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब 200 रुपए का जब कपड़ा बेचा गया तो 200 से आप 100 को डिडक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है वो 100 की हो गई। जब आपने इसको हटा दिया तो ये जो 100 रुपीज आया है ना, ये वैल्यू ऐड की है किसने, टेक्सटाइल मिल ने, जिसने आपका कपड़ा बना करके दिया था, इसीलिए वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको। ठीक, अच्छा, और टेलर ने क्या किया, आपको 500 की शर्ट बेची, लेकिन 200 का तो उसका इनपुट कॉस्ट था, इसको जब आप डिडक्ट कर लोगे तो आपको मिलेगा 300। तो 300 क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड, और 500 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उत्पादन का मूल्य कितना है, 500, और एक्सक्यूज मी, और 300 क्या है, मूल्य वर्धित। समझ में आ गया। इसी को लंबे उदाहरण में समझा दिया गया है। कुछ और एग्जांपल यहां पर ले रखा है। यहां पर जो भी दे रखा था उसमें क्या हुआ, फार्मर यानी कि किसान है, मिलर जिसके पास मिल है उसने आटा बना दिया, और फिर बेकर यानी कि जो बेकरी ब्रेड बना करके दे रहा है आपको, तो क्या हुआ, फार्मर ने जो भी बनाया हुआ था उसको 500 रुपए का क्या आ रही थी टोटल आपकी वैल्यू एडेड, मिलर की वैल्यू एडेड आ रही थी 100 रुपए, और बेकर का वैल्यू एडेड आ रहा था 200। लेकिन आप आउटपुट की बात करोगे तो 500 और इसका जो आउटपुट है 600 रुपए का आटा और 800 रुपए की ब्रेड, ये बनकर के तैयार हो रही थी। जैसे मैंने समझाया वैसा ही उदाहरण है, इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में मैंने अच्छे से समझा दिया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में केटी अंतराल क्या प्रदर्शित करता है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना वो थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा होता है, जज किया जा रहा होता है कि आपको समझ है क्या नहीं है। ठीक, अच्छा, इस परिस्थिति के समाधान के लिए किन्हीं 2 राजकोषीय उपायों का उल्लेख व चर्चा कीजिए। राजकोषीय उपायों का मतलब बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज क्या क्या हो सकती है। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका लिखा हुआ है YF। अब इसी वजह से परंपराओं का, ट्रेडिशंस का महत्व होता है, समझ रहे हो। YF से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, Y से रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को। ठीक, यहां पर आपकी मांग है, यहां पर आपका आउटपुट आ रहा है या आय आ रही है। आय या आउटपुट हम लोग एक लेकर के चलते हैं। इस वाले केस में Y से ही आय को रिप्रेजेंट करते हैं और Y से ही हम टोटल आउटपुट को भी करते हैं, निर्गत को भी करते हैं, और निर्गत का ही जो मान है वही आपकी आय बन जाती है। ठीक है, वहां पर कोई लीकेज नहीं मान रहे हो अगर आप। अच्छा, अब क्या हुआ, ये F का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने भी संसाधन हैं पूरे के पूरे लगा दिए गए। उस स्थिति में जब आपके सारे संसाधन लगे हुए हैं, उस स्थिति में ये आपकी 45 डिग्री की जो लाइन होती है, ये क्या लाइन होती है, यही आपका जो आउटपुट निकल करके आ रहा है, आय वाली लाइन सीधी सीधी ये निकल करके आ जाती है। और एग्रीगेट डिमांड आपका ये है पहले। तो जब ये आपको पॉइंट मिल रहा है, ये क्या पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट का पॉइंट बता देता है Y, लेकिन Y ये वास्तव में YF भी है। इसका मतलब इस पॉइंट पर सारे के सारे संसाधन जितने भी हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं। इंग्लिश में देख लो यही चीज, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप KT रिप्रेजेंट।
के टी, इस गैप की बात की जा रही है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट एंड डिस्कस एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। क्या क्या है? ये एग्रीगेट डिमांड है आपका, इधर आपका ये वाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं और एग्रीगेट डिमांड से जहां पर कट कर रहा होता है वहां से हमें क्या मिल जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा, लेकिन ये वास्तव में क्या है? आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पर है इनकम। तो इससे ज्यादा एम्प्लॉयड तो कुछ कर नहीं सकते हो। जो भी आपके संसाधन है अर्थव्यवस्था में सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं, सारों का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें आप जो भी बना पा रहे हो वो ये आउटपुट लेवल ही निकाल के ला पा रहे हो। अब क्या हुई? एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ गई, मांग बढ़ गई, लोग ज्यादा मांग करने लगे। तो मांग बढ़ गई तो क्या हुआ? इस लेवल पर आपको वास्तव में यहां पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, लेकिन ये लेवल तो अचीव ही नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि सारे संसाधन तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो क्या होगा? आपको मांग को कम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? जो एग्रीगेट डिमांड है उसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे कहां पर? यहां से ला सकते हो, इसके और नीचे ले आओगे तब भी काम चलेगा। कम से कम आपको यहां पे तो ला करके आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल है जिस लेवल पर सारे रिसोर्सेस एम्प्लॉयड है, इससे ज्यादा तो अर्थव्यवस्था कुछ कर नहीं सकती है। तो इस वजह से हम लोगों को इस समझ में आता है कि हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, क्या होती है एग्रीगेट डिमांड? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें ये क्या है? एक्स माइनस एम, इसको हम लोग बोल देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। कुल आपका जो निवल निर्यात है उसकी बात करते हैं। उसको छोड़ करके सी क्या होता है? कंजम्पशन यानी कि उपभोग। आई क्या होता है? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में, और जी मतलब सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये होता है। अब ये सारी चीजें मिलकर के आपका समस्त मांग को बना रही है, समग्र मांग को बना रही है, एग्रीगेट डिमांड बना रही है। तो एग्रीगेट डिमांड में ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब इनमें से हम हर चीज को अगर कम कर दें तो क्या हो सकता है? आपकी एग्रीगेट डिमांड नीचे आ सकती है। तो आप उपभोग को कैसे कम करा सकते हो? उपभोग को कम कराने का तरीके बहुत सारे हैं। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, वैयक्तिक प्रयोज्य आय अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में कम हो गई तो लोग कम उपभोग कर पाएंगे, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया? सरकार खुद का ही जो व्यय कर रही है वो कम कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे, सीधा सीधा सरकार के हाथ में है, वो कम कर दे। अच्छा, और क्या हो सकता है? निवेश। निवेश कम कब होता है? जब आप ब्याज की दर को बढ़ा देते हो। हम लोगों ने बात की थी जब डिस्कशन किया था, तो आपने अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ब्याज की दर को बढ़ा दिया तो निवेश कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम करना, आपने टैक्सेस बढ़ा दिए तो कंजम्पशन कम हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको कम करना है तो सीधा सीधा कम कर दिया सरकार ने। तो सरकार क्या कर सकती है? ये सारी नीतियों को अपना सकती है। क्यों हम लोग ये बता रहे हैं? क्योंकि हमें फिस्कल मेजर्स पूछे गए तो हमने तो 3 बता दिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में अगर आप बात करोगे, ये तो आपके फिस्कल मेजर्स हो गए। फिस्कल मेजर्स क्या क्या हो गया? आपने टैक्स बढ़ा दिया, ये भी फिस्कल मेजर हो गया, राजकोषीय हो गया। अच्छा, सरकार ने अपना व्यय कम कर दिया, ये भी फिस्कल हो गया। और हम लोगों ने किसकी बात की थी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो मौद्रिक हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आरबीआई करती है तो वो मौद्रिक हो गया, फिस्कल में नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आरबीआई क्या कर सकती है? मनी सप्लाई को कम कर सकती है, जो भी मुद्रा की आपूर्ति उसको कम कर देगा। कैसे कम करेगी? सोचिए, जो भी सिक्योरिटीज है वो मार्केट में सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आरबीआई ने मार्केट में सेल किया, इकोनॉमी में सेल किया, तो बाकी लोग सिक्योरिटी को खरीदेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कम पैसा रहेगा लोगों के पास। अब अगर मनी सप्लाई कम हो गई है तो भी कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होता है इन सारी चीजों को। तो इसी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्या क्या दे रखा है? इंक्रीज इन टैक्सेस, करों में वृद्धि कर सकते हो आप। और आपको दूसरा दे रखा है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय में कमी कर सकते हो। ये दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं देख सकते हैं। अच्छा, पॉलिसीज दैट कैन रिड्यूस एन इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, ओके, एक और टर्म तो मैंने बताया ही नहीं आपको। जो केटी था उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतराल। क्यों बोलते हैं इसको समझ लो। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका केटी है ना, ये क्या हो रहा है? ये तो मैक्सिमम जो भी आउटपुट हो सकता था वो इतना ही हो सकता था, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर आ चुका है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। लेकिन मांग इतने की जा रही है, तो केटी क्या कर रहा है? वन टोटल जो भी आपका आउटपुट आ पा रहा है वो इस लेवल तक है, और मांग आप इतने की कर रहे हो। तो 100 चीजें आपके पास मांग हो रही है 150 की, तो ये जो 50 की अतिरिक्त मांग है वो क्या करेगी? वो इन्फ्लेशन बनाएगी, महंगाई बनाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा मांग हो रहा है। तो जो लोग क्या करेंगे? जिनके पास पैसा बोलेंगे कि हमने तो महंगा खरीद, मैं तो महंगा खरीद लूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए। तो जिसके पास गरीब है उसको नहीं मिल रहा होगा, और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए 100 किलो आलू है किसी अर्थव्यवस्था में, और मांग है अर्थव्यवस्था में 150 किलो आलू की। अच्छा,
जो पैसे वाले उन्होंने बोला कि आप मुझे 10 की जगह 15 रुपए में भी दोगे तब भी मैं खरीद लूंगा। गरीब आदमी सोच रहा है कि 5 रुपए से ऊपर जाएगा तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। जो लोग गरीब हैं वो लोग कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। 100 ही उपलब्धता है तो 100 ही बिकेगा, लेकिन वो ऊपर वाले लोगों को मिल जाएगा। ऊपर वाले लोग कौन, मतलब इनके पास पैसा है, ठीक, उनको मिल जाएगा, नीचे वालों को मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इसको ही कम करने की सरकार कोशिश करती है और इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं क्या, मुद्रास्फीति अंतराल। ठीक, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संकलन क्या दर्शाता है। ये हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया था, सेम प्रश्न था। ए से आप बी पर जा रहे हो, कौन सा फिगर है, क्या है ये, उत्पादन संभावना वक्र। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको। शॉर्ट में हम लोग पीपीसी या पीपीएफ भी लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, वस्तु वाई से वस्तु एक्स की तरफ जा रहे हो, तो वाई आपका यहां पर जो भी था ए पे वो काफी ज्यादा है, और जब बी पर आप पहुंचे तो वाई आपका काफी कम हो गया, देखो इतना ही रह गया। लेकिन एक्स पहले आपका सिर्फ इतना था, अब जब आप बी पर पहुंचे तो एक्स आपका बढ़ करके इतना हो गया, यहां तक का, ठीक। ये तो क्या हो गया, एक्स बढ़ गया है, वाई कम हो गया, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है। अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, ये तो कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ, संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों, अपूर्ण प्रयोग तब होता है जब ए और बी की जगह इस वक्र के अंदर का कोई बिंदु हो, तब अपूर्ण प्रयोग हो रहा होता है। वो तो है नहीं, यहाँ पर वक्र पर ही बिंदु है ना, तो ये भी बात गलत है। वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन, ये बात सही है। और चौथा क्या लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, तो वो गलत है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है, क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये तो है नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन कब होता है, जब आपको कर्व के अंदर का कोई पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही जो सी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र, सही वक्र के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ऊपर ठीक नहीं लिखा हुआ है, इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करना होगा। पहला क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। मतलब क्या हुआ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी समझ लो। औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, स्थिर लागत क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पर आपका क्या है, आउटपुट, यहां पर क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी लिख देते हैं। तो जैसे जैसे बहुत कम वस्तुओं का प्रयोग करोगे आप, शून्य के पास अगर पहुंच जाओगे, मान लो शून्य वस्तु का प्रयोग की, एक भी वस्तु नहीं बनाई, और एवरेज जो कॉस्ट है आपकी, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो मान लीजिए, एवरेज तो छोड़ दीजिए, आपकी फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए है, तो 10 रुपए में आपने एक भी वस्तु नहीं बनाई, तो 10 रुपए में आप शून्य से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब हमेशा ही जब आप एवरेज निकालोगे तो अनंत से ही स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आप इसमें वस्तुएं बढ़ाते जाओगे, नीचे आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइट से भाग दे दिया, बहुत सारी वस्तुएं बना दी, लगभग अनंत बना दी, तो आपको मिल जाएगा 0। तो ऐसा ही वक्र होता है हमेशा एवरेज फिक्स कॉस्ट का, इस तरह का ही बनता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है वो इस तरह का होता है। आपको बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ, सही विकल्प, एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा तो है नहीं कहीं पर। वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है, ऐसा भी नहीं है। गिरता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए, तो आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हो तो ये गिरता चला जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये पार्ट सही हो गया। चौथा क्या लिखा हुआ है, बढ़ता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए, नहीं भाई, कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो तो उतनी ही रहेगी। आपने अधिक मात्रा का उत्पादन किया तो उतनी ही कॉस्ट में आप ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आपको छोटा आंसर मिल जाएगा, छोटी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा, तो वही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो गिरता चला जाता है और जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स का को प्रोडक्शन करते चले आ रहे हो। अच्छा, ओके, आगे। अच्छा, ये ग्राफ बना भी है, यहाँ पर देखो दिखा दिया, ये आपकी लागत है, कॉस्ट हो गई है ना। और ये कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे गिरती चली आ रही है, ठीक है। ये निर्गत है, निर्गत हम लोग बोलते हैं हिंदी में आउटपुट को, ठीक। ओके, आगे आगे हो गया। तो ये आप लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाए और यहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने वीडियोस में बताया हुआ है उतना टाइम यहाँ पर नहीं दे सकता ऑब्वियसली। यहाँ पर भी कोशिश होती है कि एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट्स के साथ रिवाइज हो जाए तो सारी चीज ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आपने सारे वीडियोस को देखा हुआ है तो ये सारी चीजें आपको मजाक लग रहा होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट सारे लोगों को बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और भी वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑल द बेस्ट।